सो हेलो एवरीवन। सो गाइस आज हम लोग जो बात करेंगे एमसीक्यूज टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें मैं पूरा अक्टूबर 2014 से लेकर नवंबर 2019 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पूछे थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स करने वाला हूँ। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देखते हैं हम लोग क्या है। दिख रहा है, सबसे फर्स्ट बोला है ओके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अक्टूबर 2014 में ये 8 मार्क्स का आता था। उस टाइम पे 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते थे जिसमें 8 मार्क का एमसीक्यूज आता था और 7 मार्क का आपका ये आता था ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द फुल सेंटेंस। ओके, एनी 8 आपको लिखना था। प्राइम कॉस्ट, ओके, प्राइम कॉस्ट इज डैश डैश डैश। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? ओके, तो चलिए प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है बताइए। क्या ऑल कॉस्ट इनकर्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट? नहीं बाबा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता, ये तो नहीं आएगा। मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्ट, ये भी नहीं आएगा। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बोल सकते हैं टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये पहला आंसर आपका ये रहेगा, बी वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला है डैश इज मोस्ट लाइकली टू फिक्स कॉस्ट। बताइए इन चारों में से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है? ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज नहीं बाबा, जितना मटेरियल यूज करोगे उसके हिसाब से कॉस्ट लगेगा। असेंबली लेबर कॉस्ट, भाई लेबर ज़्यादा यूज करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कम यूज करोगे कम। कमीशन, गुड्स ज़्यादा बेचेगा तो कमीशन ज़्यादा लेगा, कम बेचेगा तो कम। गाइस यहाँ पे फिक्स्ड है जो रेंट। ओके, सेकेंड का आंसर रहेगा रेंट। प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ असर्टेन, वो प्रक्रिया जिससे हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। समझ में आया? कॉस्टिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाई इजिली। ओके, वो कॉस्ट कौन सी जो इजिली आइडेंटिफाई हो जाती है? ओके, प्रोडक्ट के अंदर सामने से दिखती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ओके, गुड रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। ओके, गुड रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन इसको प्रिपेयर करता है बताइए? उसको प्रिपेयर करता है स्टोर डिपार्टमेंट। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट। दिख रहा है यहाँ पे मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट इंजीनियरिंग प्लानिंग या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो बिल ऑफ मटेरियल बनाता है। क्या बनाता है? बिल ऑफ मटेरियल। फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? मटेरियल रिक्विजिशन। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट को देता है। स्टोर डिपार्टमेंट क्या बनाता है? परचेस रिक्विजिशन बनाता है। किसको देता है? परचेस डिपार्टमेंट को। ओके, परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है? सप्लायर से परचेस ऑर्डर लेता है। बात समझ में आ गया? अब सप्लायर क्या करेगा? परचेस ऑर्डर, जैसे कि ये परचेस ऑर्डर इसको दे दिया तो सप्लायर क्या करेगा? गुड्स बना के देगा। अब गुड्स बना के गुड्स यहां से जाएगा स्टोर में, यहां से जाएगा किधर? स्टोर में। बट सप्लायर को पैसे कौन देगा? परचेस डिपार्टमेंट देगा? नहीं सर, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो भी है, ये इसको पैसे देता है और ये क्या करता है? यहाँ से इनवॉइस बना के ये किसको दे देता है? इधर स्टोर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्वेश्चन में गुड रिसीव नोट्स दिख रहा है यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट, यहाँ से गुड्स रिसीव नोट जो है स्टोर डिपार्टमेंट। बात समझ में आ गया? ये बात समझा आपको? ये बात समझा क्या हुआ? तो गुड रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट। दिख के आया सामने, दिख के पता चल रहा है स्टोर डिपार्टमेंट दिख रहा है। यहाँ पे एक स्टोर डिपार्टमेंट बंदा बैठा खड़ा है, ये क्या करेगा? गुड रिसीव नोट बनाएगा। बात समझ में आ गया क्या? कि इसको गुड्स मिला है, गुड्स डिलीवरी चलान यहाँ पे जब पहुंचने के बाद। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? तो गाइज ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको बताने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए खाली आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। बात समझ में आ गया? समझ में आया? बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? ओके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल जिसके अंदर मतलब कि ये माल लगेगा गुड्स को बनाने के लिए, वो किसको दे देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? फिर से मटेरियल रिक्विजिशन बनाता है। ओके, ये बात समझा सबको? चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए भाई कॉस्टिंग में तो आता नहीं है, ये गया। ओके, कॉस्टिंग में तो आता नहीं है, ये गया, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, असेट भी नहीं। हाँ, कॉस्ट ऑफ दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होता है आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट। आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया ये? ओके, आगे क्या बोला? वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेयर हाउस एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है? ओके, तो वेयर हाउस एग्जाम्पल किसका है भैया? ये एग्जाम्पल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। वेयर हाउस कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पेरोल सोर्स, पेरोल क्या दिखा था? पेरोल सोर्स मतलब कि इसके अंदर सारी चीजें आती है पेरोल के अंदर, ग्रॉस वेजेस भी, डिडक्शन भी, नेट वेजेस भी, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट डाल के रखो, ये IMP है, आता है एग्जाम में। ओके, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या आएगा? स्टॉक आपका जो रहता है कंटिन्यूअसली चलता है। ओके, स्टॉक इज वेरीफाइड, कंटिन्यूअसली वेरीफाई किया जाता है, ये आंसर रहेगा इसका। तो गाइज इसी के साथ हमारे अक्टूबर 2014 के हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब देखते बात करते ट्रू एंड फॉल्स का। ओके,
संक कॉस्ट आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अरे बाप रे बाप, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी ये खर्चा हो चुका, अब इसका हम लोग को डिसीजन लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए, ये फॉल्स है, नॉन रिलेवेंट रहता है ये। बात समझ में आ गया? फॉल्स, एफ लिख देना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर मोस्टली वेरिएबल कॉस्ट। नहीं रे बाबा, ऑफिस के खर्चे हमेशा फिक्स्ड होते हैं मोस्टली, ये भी फॉल्स, एफ। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नहीं बाबा, एबनॉर्मल वेस्टेज को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। बात समझ में आएगा? जो एबनॉर्मल इन नेचर है, ओके, नॉर्मल वाले को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, एबनॉर्मल वाले को नहीं, ये भी फॉल्स। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अर्निंग अंडर हेल्से एंड रोवन प्लान आर द सेम। बाबा हेल्से एंड रोवन का प्लान अंडर अर्निंग जो भी बोल रहा है सेम रहता है क्या? नहीं रे बाबा, दोनों का अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से इन लोग ने क्या किया है, वेजेस को डिसाइड किया, ये भी फॉल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नहीं बाबा, ये भी फॉल्स। कॉस्ट अकाउंट किधर ब्रांच है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये भी फॉल्स है। स्टार्टिंग के 5 दिख रहा है, फॉल्स थे पूरे के पूरे। अब देखिए क्या बोल रहा है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टेक प्लेस ओनली व्हेन द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ओवरहेड्स इज यूज्ड। यस, ये राइट है, ट्रू। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यस, ये बात सच है कि हम लोग रिकंसाइल करते कॉस्ट एंड फाइनेंशियल को कब जरूरत पड़ती है, जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंट बनाते हैं, ट्रू है। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यस, ओके, सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है बच्चा, उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन कौन सा रहता है, प्राइमरी रहता है, ये बात सच है। ये सेकेंडरी पैकेजिंग जो है हमारा नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट है, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, राइट। परचेस रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। यस, परचेस रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है, दिख रहा है, परचेस रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। अभी हमने देखा, दिख रहा है यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन कौन दे रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, किसको देता है, परचेस डिपार्टमेंट को दिख रहा है यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन नोट, ओके, तो आंसर राइट है ये भी। स्टोर लेजर इज मेंटेन इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आएगा, दिखना। स्टोर लेजर को मेंटेन कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये ट्रू है। कभी कभी आएगा आपको स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, आंसर फॉल्स, याद रखना, आएगा ये याद रखना, ओके। उल्टा पुल्टा पूछता है, ये याद रखना, ये ट्रू है, ओके। स्टोर लेजर कौन मेंटेन करके रखता है, स्टोर लेजर को कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बात समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा 2014 का सारा ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग 2015 के, अक्टूबर 2015 के ऑब्जेक्टिव्स की। द एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इन द टर्म एज कॉस्ट, ओके, सारे के सारे डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग जब ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राइम कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आया? ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द सप्लायर व्हेन द इन्वेंट्री टचेस, ओके। हमें ऑर्डर कब करना चाहिए, हमने बहुत सारे सम किए बाबा, जब हमारी, ओके, हम लोग को ऑर्डर कब करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए, जब हम लोग रीऑर्डर लेवल पे, कभी करना चाहिए, हमारी इन्वेंट्री टच हो जाए, ओके, रीऑर्डर लेवल पे। कहां पे, रीऑर्डर लेवल, ओके। ऑर्डर परपेचुअल, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक इज असर्टेन, दिखा, अब भी हम लोग ने यहाँ पे दिखा था, दिख रहा है, बहुत बार पूछ रहा, मैंने बोला दिख रहा है, तो किसमें, कंटिन्यूअसली। बात समझ में, हम लोग वेरीफाई करते स्टॉक का कंटिन्यूअसली। लेबर टर्नओवर इज कॉज्ड बाय, भाई लो वेजेस की वजह से आपका लेबर टर्नओवर हो सकता है, भाई डिस्चार्ज कर दिए जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर का मतलब क्या, लेबर आपके यहाँ से छोड़ के जा रहे भाई, डिससेटिस्फेक्शन जॉब की वजह से, हाँ सब है, राइट है, ऑल ऑफ दी अबव। आइडल टाइम इज, ओके, आइडल टाइम क्या है, ओके, आइडल टाइम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही राइट आंसर है। आइडल टाइम, देखिए आइडल टाइम तो नॉर्मली होता ही होता है, ओके, अभी लंच का, टी का ब्रेक, ये तो होगा ही होगा, फिर भी इसका पेमेंट करता है ना एम्प्लॉयर, तो यही आंसर रहेगा, पेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे टाइम वेस्टेड बाय वर्कर नहीं, भाई यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है भाई, वो कहाँ वेस्ट कर रहा है भाई, ये तो होना ही होना है ना, उसको देखिए, उसको लंच करना पड़ेगा, उसको टी ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम वेस्टेड बाय वर्कर, नहीं बाबा ये तो करना ही है, नॉट पेड है, इसका पे नहीं करता है, एम्प्लॉयर पे करता है, ये आंसर राइट है, ओके। आगे बोला है डैश इज नॉट एक्सक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट, इसमें से कौन सा हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते। गुडविल रिटर्न ऑफ आता नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, प्रोविजन फॉर टैक्सेस नहीं आता, हाँ ये आता है, ओके, इसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते। ऑफिस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारे लिए आंसर राइट है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को अगर जितनी भी चीज़ें इनडायरेक्ट वाली है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट। बात समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट वाली चीज़ें जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट, जब तीनों को ऐड कर लेते हैं। व्हेन ओवरहेड्स रिकवर्ड इन कॉस्टिंग आर मोर देन, दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन, जब ओवरहेड्स रिकवर्ड इन कॉस्टिंग आर मोर देन एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, इट इज कॉल्ड एज, कौन सा ओवरहेड्स बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है एच वाला, ओके, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन, मतलब कि व्हेन ओवरहेड्स रिकवर्ड, आपका जो ओवरहेड्स रिकवर्ड है कॉस्टिंग में वो ज्यादा, दिख रहा मोर देन एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड,
ओके आपने रिकवरी ज़्यादा किया है भाई, जितना एक्चुअली ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ था उससे ज़्यादा रिकवरी कर लिया है, तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग ने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस जब गुड्स को हम लोग मंगाते हैं, ओके जब गुड्स को हम मंगाते उसी टाइम पे खर्चा होता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट होता है, हमने बताया था परचेस कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ओके ओवर वैल्यू है ओके क्लोजिंग स्टॉक किसमें, कॉस्ट अकाउंट में, तो ऑब्वियसली इस बात है इंक्रीज हो रहा है कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो ये आएगा इंक्रीजेस कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब ट्रू एंड फॉल्स देखिए फटाफट। एबीसी एनालिसिस ए क्लास आइटम आर कॉस्टलिस्ट, यस गाइस कॉस्टलिस्ट मतलब महंगा, ए क्लास आइटम जो रहते हैं एबीसी एनालिसिस में वो महंगे रहते हैं, ये बात सच है, कॉस्टलिस्ट रहते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी रीऑर्डर क्वांटिटी, यस ओके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग कैन भी क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है वो रीऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है, ये भी ट्रू है। ओवर टाइम इंक्रीज द लेबर कॉस्ट, यस ओवर टाइम जो है इंक्रीज करती है, लेबर के खर्चों को बढ़ा देता है ओवर टाइम से। ओके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपीयर ऑनली फाइनेंशियल अकाउंट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे सम किए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में तो आते ही नहीं, तो ये कहाँ पे दिखाई देता है आपको, फाइनेंशियल अकाउंट में, बात सच है फाइनेंशियल में ही बोला है वो लोग ने। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस इज एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, नहीं गाइस फॉल्स है, प्राइमरी कहाँ पे होता है, फैक्ट्री विक्ट्री में होगा, और सेकेंडरी कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में होता है, ये फॉल्स है, ये बात सबको समझा। नेक्स्ट ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इंक्रीजेज द कॉस्टिंग प्रॉफिट, फॉल्स गाइस ये डिक्रीज करता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं रे बाबा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड ये कभी नहीं होता। फिक्स कॉस्ट आपने अभी हम लोग ने देखा, फिक्स कॉस्ट में क्या होता पता है क्या, टोटल में सेम रहता और पर यूनिट वो चेंज होता रहता है, याद रखना फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में सेम रहता है बट पर यूनिट चेंज होता है, याद रखना। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा अमाउंट उतना ही रहेगा, समझ में आया। जैसे कि एक फैक्ट्री का रेंट ले लेते, क्या ले लेते, फैक्ट्री का रेंट। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आपने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, कितना 1000 यूनिट्स का, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं CPU लिख रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि ये फिक्स कॉस्ट, आपने 1000 यूनिट आपने फैक्ट्री का रेंट दिया है, क्या दिया, रेंट दिया है, तो ये फिक्स्ड है। सपोज आपने 1000 रुपीज़ पे किया है, तो बताइए कॉस्ट पर यूनिट कितना आया रहेगा, 1 रुपये ही हो गया रहेगा अगर मैं दिखाऊं तो, 1000 यूनिट को बनाने के लिए 1000। बट अभी मुझे एक बात बताना, आपने 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, मुझे एक बात बताना, अमाउंट और CPU, लास्ट कॉलम CPU का, ये याद रखना। तो बताइए फैक्ट्री का रेंट आपको बढ़ा के देना पड़ेगा कि नहीं सर, वही 1000 सेम देना पड़ेगा, बट पर यूनिट चेंज हो गया ना। अब 2000 को दिख रहे हैं यहाँ पे, 2000 यूनिट को बनाने के लिए कितना रुपए का खर्चा हो रहा है ये, तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट के पीछे अभी कितना खर्चा हो रहा है सर, 0.5 रुपीज़। समझ में आया, 0.5। तो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, देखिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहता है क्या, नहीं रे बाबा, दिख रहा पर यूनिट चेंज हो गया, टोटल में वो सेम रहता है, दिख रहा अमाउंट में, बात समझ में आ गया, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम, बताइए स्ट्राइक और ये जो है लॉकआउट ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, यस गाइस इसको रोक सकते हैं हम लोग, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस ड्राइंग ऑफिस सैलरी किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रू ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखता है, हमारे कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, बात समझ में आ गया। तो गाइस इसी के साथ हम लोग ने 2 साल के पेपर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट अक्टूबर 2016 का पेपर देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द फुल सेंटेंस, एनी 8 आपको लिखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड नीड ऑफ, ओके कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए यूज होता है, गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है क्या, नहीं रे बाबा गवर्नमेंट को क्या लेना देना कॉस्ट, एक्सटर्नल बाहर वाले के लिए यूजफुल नहीं रे बाबा, शेयर होल्डर के नहीं, इंटरनल यूजर के लिए यूजफुल रहता है, इंटरनल आएगा, बहुत ध्यान से सुनना आ सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बाद आता है सर, जब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर लेते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ऐसा कुछ है क्या, हाँ सर फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क कॉस्ट बोलते हैं, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर दो तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, बराबर यही राइट आंसर है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज इन टोटल ड्यू टू, अभी बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट ओके इंक्रीज होता है टोटल ड्यू टू, किसके वजह से बताइए। तो गाइस जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, बात समझ में आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होते जाएगा, समझ में आया।
टेंडर एंड कोटेशन आर यूजुअली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ओके, कॉस्ट स्टेटमेंट अलोन, प्रॉफिट अलोन, नहीं रे बाबा इसमें नहीं। ओके, टेंडर मतलब कोटेशन, हम लोग जाते क्या, वेंडर के पास जाते, सेलर के पास जाते, भैया हम लोग टेंडर कोटेशन मांगते कि नहीं, किस लिए मांगते? ताकि हम लोग क्या पता लगाए, प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट को एडजस्ट कर सके फॉर फ्यूचर फोरकास्ट के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर इज कॉस्ट बाय, अभी ऊपर ही हमने कहीं पे पढ़ा था लेबर टर्नओवर। हाँ, लेबर डिससेटिस्फेक्शन होगा, जॉब छोड़ के चले, उसको लो वेजेस दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे, तो इससे क्या है, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, लेबर टर्नओवर का ही पार्ट है, कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट इश्यूज मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन, स्टोर डिपार्टमेंट ओके इशू कर रहा मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन परचेस ऑर्डर, गुड रिसीव नोट्स, मटेरियल ट्रांसफर नोट। चलिए देखते हैं हम लोग, इधर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इधर है स्टोर डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में जो ऑर्डर हो रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन, दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये आएगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, बात समझ में आ गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर्स टू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या मतलब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? ओके, कितनी क्वांटिटी आप एक टाइम में ऑर्डर करने वाले हो, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट अ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टाइम बुकिंग मीन्स, टाइम बुकिंग का मतलब क्या है, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार देखा, मैंने बताया भी है। टाइम बुकिंग मतलब कि एक होता है टाइम कीपिंग, एक होता है टाइम बुकिंग, दोनों का मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ओके ये फैक्ट्री है और यहाँ पे काम चालू होने वाला है, ये यहाँ से लेबर यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ से आपका चालू होता है टाइम कीपिंग, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो जाता है, टाइम कीपिंग यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम जा रहा है ये वेस्टेज है, यहाँ पे क्यों, यहाँ से जाके इसको चलने में जो, तो टाइम कीपिंग यहाँ से स्टार्ट हो है। बट टाइम बुकिंग कहाँ से स्टार्ट हो है, जब वो मशीन पे बैठकर चालू करता है ना मशीन, तब टाइम बुकिंग होता है। तो समझ में आया? तो ये देखिए इसका आंसर यही होगा, टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन देयर जॉब, जितना टाइम उस ये जॉब के ऊपर लगा रहा है उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। और टाइम कीपिंग क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज यहाँ से 20 मिनट इसको लगता है जाने के लिए और 20 मिनट, तो गाइस ये टाइम कीपिंग का पार्ट है, टाइम बुकिंग का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गया? पहला वाला पॉइंट गलत है, यही लिखा है पहला वाला पॉइंट, यहाँ से एंटर करने के यहाँ तक जाने के लिए वो टाइम कीपिंग का पार्ट है। ओके, तो टाइम बुकिंग क्या है, टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन देयर जॉब। नेक्स्ट बोला है एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, बताइए वो एप्रोप्रिएट बेसिस के अपॉर्चनमेंट मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस का, ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारा ये किया है ये ओवरहेड्स में। तो कहीं से आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, किसके ऊपर लेते हैं इसका अपॉर्चनमेंट, मटेरियल कंज्यूम में। नेक्स्ट बोला है वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, वेयर हाउस एक्सपेंसेस किसका एग्जांपल भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का, किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड ओनली इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नहीं रे बाबा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं रे बाबा, सब जगह यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, समझ में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, गलत है ये, फॉल्स। हाई लेबर टर्नओवर रेट डिनोटेड गुड ह्यूमन रिलेशन, अरे बाप रे बाप, देखिए क्या बोल रहा है कि लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा रिलेशन बनता है। अरे बाबा गुड रिलेशन कहाँ बनेगा रे बाबा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी तबाह हो जाएगी, समझ में, लेबर भाग रहे हैं आपके, इससे अच्छा रिलेशन बन रहा है आपका, नहीं रे बाबा। ओके, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड डिक्रीजेस प्रॉफिट इन कॉस्ट बुक्स, ओके, अंडर एब्जॉर्प्शन है ओवरहेड्स का, ये डिक्रीज कर रहा है आपकी कॉस्ट बुक को, गलत है, ये भी फॉल्स। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है गाइस, इसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये एमसीक्यूज में। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या नहीं आता, तो कन्वर्जन कॉस्ट में आपको गाइस डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेना है, तो क्या है, डायरेक्ट वेजेस है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट आंसर है। बिन कार्ड इज अ सेम एज ए स्टोर लेजर, नहीं रे बाबा, बिन कार्ड स्टोर लेजर के जैसा नहीं होता, अलग होता है। स्टोर लेजर में हम लोग सब चीजें लिखते हैं, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं, बात समझ में आ गया? ओके, ये गलत है। वेजेस आर पेड फॉर आइडल टाइम, हाँ वेजेस हम लोग आइडल टाइम के लिए भी पे करते हैं, लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, उसका भी वेजेस पे करते हैं कि नहीं, आइडल टाइम में भाई, तो पे करते ही है। नेक्स्ट, स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, पहले भी आ चुका है, स्टोर दिख रहा है, स्टोर लेजर को स्टोर डिपार्टमेंट नहीं करता बाबा, ये गलत है। स्टोर लेजर को कौन मेंटेन करता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, याद रहेगा, हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था, याद रखना। नेक्स्ट, ओवरहेड्स आर फर्स्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट वेयर दे आर इनकर्ड, यस ट्रू है ये, ओवरहेड्स को हम लोग फर्स्ट वहीं पे चार्ज करते हैं जहां पे वो इनकर्ड हुआ है जिस डिपार्टमेंट का, ट्रू। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट अकाउंट, नहीं रे बाबा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम वही लेते हैं जो चीज कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चे थे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स कहाँ लेते हैं, ये तो फाइनेंशियल का पार्ट है, ये गलत है, फॉल्स। पावर इज अ मशीन एक्सपेंसेस, यस पावर का मशीन एक्सपेंसेस है, ट्रू, बात समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट देखिए अप्रैल 2017 का पेपर क्या बोल रहा है, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? कॉस्ट को असर्टेनमेंट करना कॉस्ट का फंक्शन है भाई, कॉस्ट का पता लगाना। डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट का यूज़ होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में होता है भाई, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता भाई। हम लोग को बाहर वाले को क्या रिपोर्ट करना है भाई, कॉस्ट किस लिए करते हैं? इंटरनल यूजर्स के लिए। इम्पोर्टेड कॉस्ट इज ओके, इम्पोर्टेड कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नोशनल कॉस्ट, यहाँ पे कोई कैश आउटले नहीं होता गाइस इम्पोर्टेड कॉस्ट में। समझ में आया? इम्पोर्टेड कॉस्ट का अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर सपोज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ओके ये मेरा खुद का ओन्ड है ये फैक्ट्री, समझ में आया? अगर ये फैक्ट्री को अगर मैं रेंट पे देता तो ये फैक्ट्री से 1 लाख रुपीज़ सपोज मेरा रेंट रिकवर होता, कितना आता था रिकवर, ओके। बट ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ना, बताइए मैं खुद को रेंट दूंगा क्या? नहीं दूंगा। बट ये 1 लाख रुपीज़ का जो है ना रेंट का, वो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने लिखूंगा। बात समझ में आ गया क्या? नोशनल इनकम करके, तो इसी को बोलते हैं इम्पोर्टेड कॉस्ट। बात समझ में आ गया? इम्पोर्टेड कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट बोला डायरेक्ट मटेरियल इज, गाइस डायरेक्ट मटेरियल जो है क्या है, देखिए ऑप्शन डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट, यस डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है प्रोडक्ट में। डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द स्टोर डिपार्टमेंट, यस। डायरेक्टली एसोसिएट विद द परचेज डिपार्टमेंट, यस। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे केस राइट है। ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द सप्लायर व्हेन द इन्वेंट्री टचेस। ऑर्डर हमको कब करना चाहिए? जब हमारा जो इन्वेंट्री टचेस है रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाता है तो ओके, तुरंत हम लोग को रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर कर देना चाहिए। बात समझ में ऑलरेडी ऊपर भी आया था। बोनस अंडर हेल्थ प्लान इज पेड, ओके ओके। क्या बोल रहा है? बोनस अंडर हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान में कौन सा बोनस जो पे किया जाता है? 50% ऑफ टाइम सेव। एक होता है हेल्थ प्रीमियम प्लान, एक होता है हेल्थ वेयर प्लान, ओके। तो ये प्रीमियम प्लान की बात कर रहा, कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम एजम्पशन मान के चलेंगे ये प्रीमियम प्लान की बात कर रहा है और 50% ऑफ टाइम सेव पे दे देंगे। द मेथड विच डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। बताइए वो कौन सा मेथड है जहाँ पे इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता? तो गाइस वो पीस रेट मेथड में होता है क्या? नहीं, पीस रेट मेथड में हम लोग यही देखते हैं जो बंदा जितना ज़्यादा काम करेगा उसके हिसाब से उसको ज़्यादा पैसा देगा। हेल्थ से नहीं वो वही बोला जो अच्छा काम करेगा उसको वो दो, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। टाइम रेट मेथड में, टाइम रेट मेथड में पता है क्या, आप चाहे काम करो या ना करो, आप एफिशिएंट हो इनएफिशिएंट हो फिर भी आपको पैसा मिलता है। बात समझ, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से पगार दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ फैंसी पैकिंग इज इंक्लूडेड इन सेलिंग ओवरहेड। सिंपल सा ना भाई, उसको फैंसी एकदम फुल अट्रैक्टिव कर रहे हो ना भाई, अट्रैक्टिव किस लिए? ताकि उसको हम लोग सेल करवा सके, सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट। ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, ओवरहेड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट की वजह से, फंक्शन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, ऑल ऑफ दी अबव। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में जब हम ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, ओके सारे ओवरहेड्स को, ये दिख रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सब ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। समझ में आया? टोटल कॉस्ट, ओके। आगे बोला नोशनल रेंट इज रिकॉर्डेड इन, ओके। नोशनल रेंट को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं भैया? कॉस्ट अकाउंट में करते हैं ना, नोशनल रेंट बेसिस पे हम लोग लेते हैं भाई। बात समझ में अब भी हम लोग ने देखा, ओके बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ट्रू फॉल्स देखिए। एब्जॉर्प्शन मीन्स चार्जिंग ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो चार्जिंग ओवरहेड्स करे प्रोडक्ट के लिए, ट्रू है ये। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड डिक्रीजेस कॉस्टिंग प्रॉफिट, ओके। ओवर एब्जॉर्प्शन जो ओवरहेड से डिक्रीज करता है कॉस्टिंग के प्रॉफिट को, यस ट्रू। दिख रहा वहां पे आया था, वहां पे लिखा था ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो हम लोगों ने फॉल्स लिखा था, ये डिक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उल्टा घुमा घुमा के पूछ रहा है। प्राइम कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट नहीं रे बाबा, प्राइम कॉस्ट में तो पूरे डायरेक्ट आते हैं, ये फॉल्स है। सेल ऑफ स्क्रैप इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, नहीं बाबा सेल ऑफ स्क्रैप को तो लेस करते हैं, कॉस्ट को ऐड करते हैं, ये तो सेल ऑफ स्क्रैप से इनकम होता है ना, तो इसको क्या करना रहता है? लेस करना रहता है, ये भी फॉल्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर इन कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता, फाइनेंशियल में आता है, ये भी फॉल्स है। टाइम रेट प्लान मोटिवेट द एफिशिएंट वर्कर, टाइम रेट प्लान जो है वो मोटिवेट करता है एफिशिएंट वर्कर को, गाइस फॉल्स। टाइम रेट में तो हम लोग एफिशिएंट और इनएफिशिएंट देखते ही नहीं है, अब कोई भी आप काम करो या ना करो उसके हिसाब से टाइम रेट के हिसाब से पगार लेके चला जाता हूँ। इन अ फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ओल्डेस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल, नो रे बाबा फॉल्स। लेटेस्ट प्राइस याद रहेगा, लेटेस्ट प्राइस, ओके इसके ऊपर रहता है। परचेस ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू स्टोर डिपार्टमेंट टू इशू मटेरियल, परचेस ऑर्डर क्या है? इज ऑर्डर टू स्टोर डिपार्टमेंट टू इशू मटेरियल, फॉल्स बच्चा ये है। यहाँ पे कहाँ परचेस ऑर्डर जो स्टोर डिपार्टमेंट इशू करता है, ओके। परचेस ऑर्डर को कौन इशू करता है भैया? परचेस डिपार्टमेंट। किसको देता है? सप्लायर को,
ओके चलिए नेक्स्ट, इन हेल्थ प्लान टाइम वेज आर गारंटीड, यस हेल्थ प्लान में टाइम वेजेस जो रहता है गारंटीड रहता है, ट्रू रहता है ये। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सेकेंडरी पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही पार्ट है, ट्रू। तो गाइस इसी के साथ हमने अप्रैल 2017 के भी पेपर कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं अक्टूबर 2017 के पेपर। चलिए आगे क्या बोला, द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज, द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, इसका मेन पर्पस यही है ताकि हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, IMP डाल के रखो ये भी। When the actual overheads is more than absorb overheads, it is called as, इसको बोलते हैं जब हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल खर्चा जो है वो हमारे मोर देन एब्जॉर्ब ओवरहेड से ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हमने अंडर एब्जॉर्ब कर पाया, अंडर एब्जॉर्प्शन किया, ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, अंडर। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारा जो है वो ज़्यादा हो गया है, खर्चा इनकट ज़्यादा हो गया, हमने उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मतलब हम अंडर ही रह गए, अंडर एब्जॉर्प्शन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस भाई फिनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, ये इसको इंक्रीज करेगा फिनेंशियल प्रॉफिट को, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट में तो आता ही नहीं, तो कॉस्टिंग होगा नहीं, फिनेंशियल लॉस होगा नहीं, और इससे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फिनेंशियल प्रॉफिट। ओके फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग किस पे रिकवर करते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। फैक्ट्री ओवरहेड्स को किस पे रिकवर किया जाता है, डायरेक्ट वेजेस पे। वेरिएबल कॉस्ट चेंज, वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होता है, ओके याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होता है, तो ये प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा। आपने 1000 यूनिट बनाया, एक यूनिट का 1 रुपया, तो 1000 यूनिट का 1000 रुपया होगा। जैसे आपका ये आउटपुट बढ़ा, 2000 यूनिट बनाया तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया, 3000 बनाया तो 3000 रुपया हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जा रही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज, इनडायरेक्ट कॉस्ट के हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ओवरहेड्स। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, दिख रहा है, रिप्लेसमेंट मेथड भी है, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड हमने पूरा पढ़ा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। डिडक्शन अलाउड एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंक्लूड, ओके डिडक्शन अलाउड, क्या बोल रहा है, डिडक्शन अलाउड एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंक्लूड, हाउस रेंट आता है, इनकम टैक्स आएगा, PF का डिडक्शन मिलेगा, सारी की सारी चीजें मिलती है, ऑल ऑफ द अबव, सारे का सारा आपको डिडक्शन मिल जाता है। ओके अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक इज असर्टेन, बहुत बार आ चुका है, कंटिन्यूअसली इसका आंसर रहेगा। पेमेंट टू अदर पार्टीज इज कॉल्ड एज, आपने अदर पार्टी, ये देख अपने जेब से तूने बाहर वाले को पैसा दिया, बाहर वाले को पैसा दिया, अदर पार्टी को आपने पेमेंट किया, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आपके पॉकेट से वो बाहर गया पैसा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। बात समझ में आ गया। बात करते हैं स्टेट द वेदर एंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एनी 7 लिखना है। ओके देखिए कैरेज इनवर्ड इज एन ओवरहेड्स, नहीं रे बाबा, कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट का पार्ट होता है, ओवरहेड का पार्ट ही नहीं है। एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट, एबनॉर्मल आ गया ना गाइस, हमेशा याद रखना, ये तो हम लोग की गलती की वजह से था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वही होगा जो कॉस्ट को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वही सारे लिखना है, ये तो हमारी गलतियों की वजह से हुआ, इसका पैसा हम लोग कस्टमर से लेंगे क्या, नहीं देगा कस्टमर, समझ में आया, तो इसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते एबनॉर्मल वाले। द टर्म अलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट हैव अ सेम मीनिंग इन कॉस्टिंग, नहीं रे बाबा, दोनों अलग अलग है। ओके अलोकेशन अलग है, अपॉर्चनमेंट अलग है। फिनेंशियल अकाउंट्स गिव प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप नहीं रे बाबा, ये तो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को बताता है, प्रोडक्ट वाइज कहाँ बताता है, ये फॉल्स है फिनेंशियल अकाउंट। ओके कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, फॉल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच नहीं है बाबा। स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू। देखा ये तीसरी बार आ चुका है, एक बार आया था पहले कॉस्ट अकाउंटिंग बनाता था, राइट था, एक बार आया था स्टोर लेजर मेंटेन बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, गलत था, अब ये राइट है, यहाँ पे राइट है। स्टोर लेजर को कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता है। परचेस रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, परचेस रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है, दिख रहा है, परचेस रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट, कौन प्रिपेयर करता है, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रू दिख रहा है, अभी दिखा देते हैं, देखिए स्टोर डिपार्टमेंट इधर है, ये क्या देता है परचेस डिपार्टमेंट को, परचेस रिक्विजिशन। ओके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा गाइस, डोंट वरी, बट अभी पहले मेरे को ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेने दीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट, यस आ चुका है, ये ऑलरेडी एक बार आया था, ट्रू आंसर। ओके अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टेक प्लेस ओनली व्हेन द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ओवरहेड इज यूज्ड, यस ये भी आ चुका था, ये भी ट्रू है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, यस ट्रू।
जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्लस प्राइम कॉस्ट को ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट मिल जाता है। तो गाइस इसी के साथ अक्टूबर 2017 का भी पेपर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट अक्टूबर 2018, देखिए क्या बोल रहा है, इसको भी करते फटाफट। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन एंड रीराइट द फुल सेंटेंस एनी 10। ओके, यहाँ से पेपर आपका 100 मार्क का हो गया था ना, फिर यहाँ से 10 मार्क 10 MCQs आपको करने थे। क्या बोला, डैश इज द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड डायरेक्ट टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आ गया। ओके, गोल्ड इन ज्वेलरी इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। भैया वो ओके क्या है, वो गोल्ड इन ज्वेलरी जो है वो क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल है। आगे बोला द मेथड विच डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। अब भी हम लोग ने एक पढ़ा था, बताइए वो कौन सा मेथड है जहाँ पे हम लोग वर्कर के एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट को नहीं देखते। भाई टाइम रेट में वो आएगा, चाहे काम करे या ना करे, एफिशिएंट है इनएफिशिएंट कुछ मतलब नहीं, आके बैठ के पगार लेके जाता है टाइम रेट में। आफ्टर रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन नोट द रिसीविंग ऑफिशियल विल बी प्रिपेयर। ओके, आपको जब रिसीव हो जाता मटेरियल तो आप क्या बना के देते हो। देखिए अभी सेम एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ से आपको मटेरियल जा रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, तो आप क्या बना के देते, गुड रिसीव नोट। दिख रहा है गुड रिसीव नोट्स। बात समझ में आ गया, तो क्या आएगा आंसर, गुड रिसीव नोट। आंसर रहेगा गुड्स रिसीव्ड नोट। बात समझ में आ गया। ओके, आगे बोला सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर इज, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर कहाँ पे रहता है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है ये। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन फ्रॉम पेरोल पर्टेन इज। ओके, क्या क्या आएगा स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, सारे के सारे आते गाइस, ऑल ऑफ द अबव। अंडर टाइम रेट सिस्टम वेजेस इज इक्वल टू, अंडर टाइम रेट में कैसा होता है, जितने घंटे काम किया, ओके, लेबर आवर्स इनटू, दिख रहा है यहाँ पे जितने घंटे आप काम करोगे, ओके, लेबर आवर और 1 घंटे की पगार कितनी रहेगी उसके हिसाब से आपको दे दी जाते हैं लेबर आवर्स। टाइम रेट में कुछ झंझट मारी नहीं रहता भाई, आप जितने घंटे काम करो, 9 आवर्स की ड्यूटी तो 9 आवर्स इंटू 1 घंटे की पगार कितनी उसके हिसाब से दे देंगे, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, पगार लेके जाओ। ये अच्छा बेनिफिट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट हॉलीडे पे इज एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ, हॉलीडे का पे जो है ना हम लोग एपोर्शन किसके ऊपर करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से नहीं रे बाबा, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डायरेक्ट नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से दिया जाता है। हॉलीडे का जो पेमेंट होता है हम लोग किसके हिसाब से दिया जाता है, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, हमने पहले लेक्चर में ही देखा था ओवरहेड्स के। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज, इंटरेस्ट मिला बैंक डिपॉजिट के ऊपर, ये कहाँ पे दिखाई देता है, तो गाइज ये क्रेडिट साइड में दिखाई देगा फिनेंशियल अकाउंट के, फिनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के। ओके, बात समझ में आ गया। डेबिट साइड में तो दिखाई नहीं देगा, खर्चा तो है ही नहीं कि ये, ओके, आपको इंटरेस्ट मिला बैंक डिपॉजिट के ऊपर, और कॉस्टिंग में तो आता ही नहीं है। समझ में आया। आगे डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसमें से कौन सा खर्चा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं आएगा। सैलरीज टू फोरमैन, दिख रहा है ये, फोरमैन कहाँ पे रहता है, फैक्ट्री में रहता है, ऑफिस का एक्सपेंस, टेलीफोन का एक्सपेंस, ऑफिस स्टाफ का एक्सपेंस, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, इन रिकंसिलिएशन क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, दिख रहा है ओवर वैल्यूड है, क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट में। इज, इसको हम लोग को क्या करना रहता है, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओके, फाइनेंशियल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा है किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, ये वाला भी देखिए। एक ना खाली याद रखना, कॉस्ट के हिसाब से चलना आपको, कॉस्ट के हिसाब से। कॉस्ट में एक्सपेंसेस अगर कम रहेगा तो लेस कर देना, ओके, और कॉस्ट में एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या कर देना, ऐड, ये याद रहेगा। अगर मैं एफ ए कॉस्ट का ही बता रहा हूँ, ओके, अगर कॉस्ट में इनकम कम रहेगा तो ऐड कर देना, और इनकम अगर ज़्यादा रहेगा तो लेस कर देना, ये कॉस्ट के हिसाब से पूरा। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ध्यान से सुनना, इधर मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ और मैं इधर एफ ए लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये है इनकम। सेंटेंस क्या बोला, ध्यान, ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। ओवर वैल्यू मतलब कि यहाँ पे सपोज 10 है तो यहाँ पे 3 है। ओवर वैल्यू मतलब कि एफ ए में ज़्यादा है, अपने पास कम है। एक तो इनकम है और अपने पास कम है। इनकम अगर अपने पास कम है तो हमको क्या करना है, अपने वाले में दिख रहा है, कॉस्ट वाले में क्या करना है, अपन को ऐड करना है, याद रहेगा। दिख रहा है अपने पास अपना देखना है, कॉस्ट में इनकम, इनकम है ये, कॉस्ट में इनकम क्या है,
इन दोनों को कंपेयर करो, कॉस्ट में इनकम क्या है भैया, कम है, कि कॉस्ट में 3 है यहाँ पे 10 है, तो अपने कॉस्ट में इनकम क्या कम है, तो कम है तो आप उनको क्या करना है, अपने वाले में क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए कॉस्टिंग प्रॉफिट में इसको क्या करना है, ऐड करना है। बात समझ में आ गया, सिंपल। ओके, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट बोला है प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चलिए प्रोडक्शन मैनेजर किसका है, एग्जाम्पल है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल पर्सनल कॉस्ट सेंटर का। नेक्स्ट, स्टेट द वेदर द ट्रू एंड फॉल्स बोल रहा है। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऊपर भी देखा था भाई, फॉल्स है बाबा, नहीं रे बाबा। अर्निंग अंडर हेल्थ एंड रोन प्लान आर द सेम, फॉल्स। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियोडिकली, नहीं रे बाबा, कंटिन्यूसली होता है, फॉल्स है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंपोर्टेड कॉस्ट, यस इंपोर्टेड कॉस्ट है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर अपने आप को ही कैपिटल दे रहा है, मैंने अब भी बताया था इंपोर्टेड कॉस्ट क्या होता है, राइट। इंपोर्टेड कॉस्ट में क्या होता है, अगर मैं वही, जैसे कि मेरा खुद का दुकान है, ओके, खुद का बिजनेस है, अगर मैं वो रेंट पे दूसरे को रेंट देता उससे 1 लाख रुपया होता, बट वो रेंट जो है वो मेरे जेब में, अगर मैं अपने आप को रेंट दूंगा क्या, बट मैं कंसिडर करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मुझे 1 लाख रुपए का रेंट हुआ है, खर्चा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो ऐसे ही बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम इधर भी वही है। ओके, एक बिजनेसमैन है, उसको खुद के कैपिटल के ऊपर, मतलब खुद के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, मैं अपनी जेब से अपनी जेब में पैसा डाल रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्टेड कॉस्ट। समझ में आया। नेक्स्ट, FIFO मेथड इज यूजुअली सुटेबल इन केस ऑफ पेरिसेबल मटेरियल। ओके, चलिए पेरिसेबल मटेरियल के लिए FIFO मेथड, हाँ यस पेरिसेबल ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो माल पहले आ रहा फटाफट निकालो नहीं तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये ट्रू है। पावर फेलियर इज एन एबनॉर्मल आइडल टाइम, हाँ पावर फेलियर जो है वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है। भाई पावर फेल क्यों हो जा रही, लाइट कट क्यों हो जा रही भाई, तो आपको करना पड़ेगा ना, अगर पावर ऐसी कट होता रहेगा तो फिर आपके लेबर क्या होंगे, काम ही नहीं करेंगे, राइट, बैठे रहेंगे ऐसी। तो ये किसका लुकआउट है, कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, कंपनी की गलती है। तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम, इसको अपन रोक सकते हैं, जनरेटर लगा दो भैया, ओके इन्वर्टर लगा दो, रोको, तो ये क्या है अपने लिए, पावर फेलियर एबनॉर्मल आइडल टाइम है, राइट है, ये ट्रू है। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करके आते हैं ऑफिस वर्ड की वजह से, ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, गुड रिसीव नोट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर। ओके, गुड रिसीव नोट कौन प्रिपेयर करता है, स्टोर कीपर मेंटेन करता है। चलो देख लेते हैं भैया, दिख रहा है यहाँ पे गुड, ये स्टोर कीपर है, दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, यही गुड रिसीव नोट प्रिपेयर कर रहा है। बात समझ में आएगा, ट्रू है, आंसर ट्रू। आगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इंक्रीजेज द कॉस्टिंग प्रॉफिट। ओवर एब्जॉर्प्शन अभी हमने पढ़ा था, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स क्या करता है, डिक्रीज करता है भाई, ये फॉल्स है, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन मोस्टली, तो गाइस आप लोग ध्यान से देखना, ये पूरे अच्छे से करके जाना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट अकाउंट, नहीं रे बाबा, जनरल रिजर्व कॉस्ट में किधर आता है, एफ है। बिन कार्ड इज द सेम एज ए स्टोर लेजर, नहीं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर दोनों के दोनों अलग है। बात समझ में आ गया, हमने पहले भी देखा था। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, नहीं बाबा, कॉस्ट में तो आता ही नहीं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भाई, ये सब किस में आते हैं, एफए में आते हैं। मैंने देखा था आप लोगों ने, मैंने बताया, आप लोग अगर मेरा बेसिक लेक्चर देखे रहेंगे कॉस्ट शीट का तो उसमें पूरा मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अप्रैल 2019 का पेपर, ध्यान से देखना। डैश कॉस्ट इज अनएफेक्टेड बाय द चेंज इन आउटपुट, बोल रहा है कि बताइए वो कौन सी कॉस्ट है जिसका इफेक्ट नहीं होता, आउटपुट बदलने दो। तो गाइस उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओके उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ गया। उसका कुछ भी आप चाहे 1000 यूनिट बनाओ चाहे 10,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। ओके, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट 1000 रुपये फैक्ट्री का रेंट है, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 1000 यूनिट, फैक्ट्री का रेंट तो सेम देना ही पड़ेगा। तो समझ में आया, आउटपुट से मैटर ही नहीं करता इसका। द कॉस्ट भी डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, हम लोग ने पढ़ा था भैया, उसको इम्पोर्टेड कॉस्ट बोलते हैं। देखा, जहाँ पे कोई कैश आउटले है ही नहीं, कैश का कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं है भैया। ओके, अपन अपने आप को ही पैसे दे रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्टेड कॉस्ट। क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेड कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है, क्या लिखा है, अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू अ सप्लायर फॉर स्पेसिफिक गुड्स एट एग्रीड अपॉन प्राइस इज कॉल्ड एज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे रहे हैं हम लोग किसको, सप्लायर को, किस लिए, फॉर स्पेसिफिक गुड्स के लिए। ओके, किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक गुड्स के लिए। बात समझ में आ गया। एट एग्रीड अपॉन प्राइस इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर। ये परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है किसको, सप्लायर को, भैया मुझे इतना गुड्स चाहिए, ये प्राइस में चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। नहीं विश्वास होता है तो देखिए, चलिए दिख रहा है, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को दिख रहा है, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को क्या दिख रहा है यहाँ पे, परचेज डिपार्टमेंट पहले क्या करता है, सप्लायर से पूछता है, टेंडर एंड कोटेशन लेता है,
और ये टेंडर एंड कोटेशन इसको देता है, ये हैप्पी होता है तो इसको क्या देता है, परचेस ऑर्डर सप्लायर को देता है। कौन देता है, परचेस डिपार्टमेंट, परचेस ऑर्डर, समझ में आया, सप्लायर को। ओके, ये प्राइस में मुझे गुड्स दो, तो समझ में आया ये बात। आगे आगे क्या बोला देखिए, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड विद द सप्लायर व्हेन इन्वेंट्री टचेस रीऑर्डर लेवल। भाई ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका, दिख रहा बाकी चीजें सारी चीजें जो हो रही है ना वो रिपीट होते जा रही है। ओके, ई वाला क्वेश्चन देखिए, ई वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ टाइम बुकिंग, द मेथड ऑफ टाइम बुकिंग इंक्लूड, टाइम बुकिंग में क्या आता है, डेली टाइम शीट, याद रखना। मेथड ऑफ टाइम बुक कीपिंग इंक्लूड, हम लोग डेली टाइम शीट बनाते हैं, बात समझ में आ गया। टाइम क्लॉक के हिसाब से नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से नहीं, डेली टाइम शीट होता है यहाँ पे। ओके, आगे बोला डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम। ओके, क्या बोल रहा है बताइए, डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम के बीच में जो होता है। ओके, अटेंडेंस टाइम जैसे कि सपोज ये फैक्ट्री मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे देखिए। ओके, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे उसका अटेंडेंस लग चुका है, बट यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इस बीच का जो, इसको बोलते हैं आइडल टाइम, ये होने वाला ही टाइम, इसको रोक नहीं सकते हम लोग, इसको बोलते हैं आइडल टाइम। भाई ये टाइम पे क्या ये उड़ के इधर पहुंच जाएगा क्या तुरंत, नहीं, इसको बोलते हैं आइडल टाइम, ये टाइम होने वाला है, इसको बोलते हैं आइडल टाइम। समझ में आया। आगे क्या लिखा है देखिए, द अलोकेशन ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे। ओके, हम लोग ने क्या किया, अलोकेट कर दिया सारे कॉस्ट आइटम को, दिख रहा होल आइटम ऑफ कॉस्ट को, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन। हम लोग ने क्या किया, कॉस्ट को अलोकेट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, IMP डाल के रखो इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सैलरी ऑफ फोरमैन शुड बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल ओवरहेड्स, नो बाबा, फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरा का पूरा फिक्स नहीं रहता, ऑफिस ओवरहेड्स भी नहीं है, सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये इसका आंसर रहेगा, बात समझा। नेक्स्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग ऑफ ईच यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ऑफ ईच यूनिट के हिसाब से, याद रखना। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज इज, किसका पार्ट है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ये पार्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये कहाँ पे किधर होता है, क्रेडिटेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, हमने अभी देखा था, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्रेडिट साइड में आता है फाइनेंशियल अकाउंट के, कॉस्टिंग में तो आता ही नहीं, तो कॉस्टिंग वाले दोनों चीज़ों को हटा दो, और डेबिट में तो एक्सपेंस होता है, तो ये तो आएगा नहीं। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स हुआ है, ये बताइए कहाँ पे आएगा, गाइज कॉस्ट में तो आएगा ही नहीं तो ये कहाँ पे जाता है, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। सर ये आंसर बताओ ना, क्यों एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, एक्सपेंसेस कम रहेगा कॉस्ट में तो लेस करना, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेगा तो ऐड करना, इनकम कम रहेगा तो लेस कर देना, सॉरी ऐड कर देना, और इनकम अगर ज़्यादा रहेगा तो लेस कर देना। ये किसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से। चलिए यहाँ पे कॉस्ट लिख, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे एफ है। चलिए अब ये क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स है ना, और ये एक्सपेंस है। चलिए क्या बोल रहा है, रिकंसिलिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स हमारे पास जीरो रहता है, हमारे पास रहता ही नहीं है, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग में आते नहीं, बट यहाँ पे सपोज है, यहाँ पे 10 है, तो मुझे एक बात बताना, एक्सपेंस है और अपने में कम है, अपने में कम है तो हम लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से लेस, तो बताइए एफए के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। देखा ऐसा लिखा गया कि इधर कॉस्ट में लेस करना है, कॉस्ट में लेस करना है क्या, नहीं है, समझ में आया। ये एक्सपेंस है, अपने पास रहता है नहीं इसलिए जीरो है, एफए में रहता है तो मैंने कोई एग्जाम्पशन मान के चला, चलो है तो 10 ले लिया, तो बताइए हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, एक्सपेंस अपने में अपने हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से कम है, ओके हमारे हिसाब से कम है, तो हम अपने में क्या करेंगे, लेस, तो कहीं पे लिखा है लेस इन कॉस्टिंग, नहीं लिखा है। अगर अपने में ये कम है तो बताइए एफए में क्या होगा, ये ऐड होगा, समझ में, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। चलिए करा दिया मैंने ये भी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। ओके बराबर है, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट आपका मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कम होता जाएगा अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ते जाएगा, ट्रू है ये, अभी हमने सम किया था ऊपर, ये देखो आपका आउटपुट बढ़ रहा है बट आपका सीपीयू क्या हो रहा है, मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ते जाएगा तो आपका सीपीयू क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोलेबल बाय द फंक्शनल मैनेजर। ओके
ट्रू। बिन कार्ड इज अ रिकॉर्डेड ऑफ क्वांटिटी ओनली, बिन कार्ड में हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं, ट्रू। स्टोर लेजर इज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, यस, ट्रांजेक्शन होने के बाद स्टोर लेजर में पोस्ट किया जाता है। गन टास्क बोनस प्लान कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट बोनस एंड पीस रेट, बराबर, ये भी राइट है। गन टास्क में सब आता है, सबको ले लेता है बेचारा वो, टाइम बोनस पीस सब। नॉर्मली पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर डिपेंड अपॉन द टाइम स्पेंड बाय देम ऑन वर्क, पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वर्क का डिपेंड रहता है अपॉन द टाइम स्पेंड बाय द वर्क, ओके ओके, ये भी राइट है, जितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं भैया, कॉस्टिंग का मतलब होता है, ये फॉल्स है। मैंने बोला था कॉस्ट, देखिए कॉस्ट अलग है, कॉस्टिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी अलग है, चारों के चारों अलग है। यहाँ पे इन लोगों ने बोला कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये गलत है, हाँ ये फॉल्स है। 8वां जो 7th वाला फॉल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये गलत है। ऑफिस सैलरीज आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑफिस सैलरीज ओके आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑफिस सैलरीज प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ आता है भैया, प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में किधर ऑफिस सैलरीज का, ये तो गलत है, ये भी फॉल्स। बोरोइंग कॉस्ट एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस आर अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, ओके चलिए क्या बोल रहा है, बोरोइंग कॉस्ट एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस आर अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, नो गाइस ये भी फॉल्स है, ओके एक रह गया था ना ऊपर वाला, 9th वाला रह गया है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप शैल बी डेबिटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं बाबा ये डेबिटेड कहाँ होता है कॉस्ट ऑफ, ओके इससे तो अपनी इनकम होती है तो ये क्रेडिट होगा, ये फॉल्स है। ओके रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू, ओके स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार के भाव में बेचा कुछ पैसा आएगा, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कहाँ, डेबिट में कहाँ लिखेंगे, लेस करते हैं ना, क्रेडिट साइड में आएगा, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, बैड डेब्ट भाई सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है, ये भी फॉल्स है। इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओवरवैल्यूड ओपनिंग स्टॉक इन ए फाइनेंशियल अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रॉफिट, ओके तो गाइज ये भी क्या है हमारे लिए फॉल्स, ऑलरेडी आपने किया। ओके रिकंसिलिएशन के लेक्चर देखना, उसमें सारी चीज़ें हैं, ओके अभी इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, अक्टूबर 2019, ओके चलिए फटाफट ये भी देख लेते ताकि हम लोग क्लोज करेंगे फटाफट। देखिए क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नीड्स ऑफ इंटरनल यूजर, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो गई ना वो नहीं करूंगा। कंटिन्यूअस स्टॉक इज अ परपेचुअल इन्वेंट्री भैया, स्टोर कीपर शुड इनिशिएट अ परचेस रिक्विजिशन व्हेन स्टॉक इज रीऑर्डर लेवल पे, ऑलरेडी कर चुके। मटेरियल रिक्विजिशन इज मेंट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, ये भी कर चुके हैं। दिख रहा है सारी चीज़ें आप पीछे की कर दिया ना, अब ये आने चालू हो जाएगा। डिफरेंस जो अटेंडेंट टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम, भाई हमने देखा था। नॉर्मल आइडल टाइम, ओके नॉर्मल आइडल टाइम को अपन अवॉइड कर सकते हैं क्या, कैन नॉट बी अवॉइडेड, नॉर्मल आइडल टाइम को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो होने ही वाला टाइम बेस्ट। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज एन एग्जाम्पल एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ, डायरेक्टर कहाँ पे रहता है भैया, डायरेक्टर रहता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, ओके फंक्शन के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से, बिहेवियर सब के हिसाब से होता है, बात सही है। इन अ कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इम्पोर्टेड कंटेनर्स यूज्ड डिस्पैच ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस शैल बी, ओके इसको क्या करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं दिख रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इम्पोर्टी, एक कंटेनर था खराब, तो कंटेनर पूरा ओके उसके अंदर का सब चीज़ें हम लोग ने निकाल दिया, कंटेनर खाली हो गया, तो अब कंटेनर को हमने बेच दिया, तो उससे इनकम होगा कि नहीं होगा भाई, इनकम होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, अपन उसको क्या करते हैं लेस, और पता है ना मैंने सेल ऑफ स्क्रैप इसको हम लोग क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं, लेस करते हैं, तो इसको डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, बराबर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अगर हम लोग ऊपर जाना है, अभी क्या जाना है, नीचे से ऊपर जाना है भाई, ओके हमने कॉस्ट शीट देखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओके तो बताओ हम लोग को क्या मिलेगा बच्चा लोग, ओके बोलो 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 फटाफट बोलो क्या मिलेगा हम लोग को, बोलो रे बाबा, वर्क कॉस्ट मिलेगा ना गधो, क्या मिलेगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट में जब हम लोग ओके वर्क कॉस्ट में जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, कॉस्ट वर्क कॉस्ट आएगा, समझा। And next, in a reconciliation statement, closing stock undervalued in financial account is, okay undervalued financial account में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे financial profit में। देखिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वाला करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरवैल्यूड अंडरवैल्यूड कॉस्ट में फाइनेंशियल में ये करके जाना आएगा ही आएगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ओके फाइनेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ चुका है, कॉस्टिंग में आता नहीं, एसेट नहीं है ये, ओके इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये एसेट नहीं प्रॉफिट है,
तो फिनेंशियल प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लास्ट एंड फाइनल, चलिए ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब ये मैच द कॉलम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना गाइस कैसे क्या करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, आपने इंटरेस्ट पे किया लोन का, तो गाइस ये किस में आएगा यहाँ पे आपको चेक करके बताना है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन भैया ये कॉस्ट में नहीं आता, सिर्फ एफ में आता है, तो पहले वाले का आंसर बी रहेगा। बात समझ में आ गया। एक्सपेंसिव डेबिटेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंट। जॉब कॉस्टिंग, चलिए जॉब कॉस्टिंग क्या है देखिए। जॉब कॉस्टिंग का मतलब कि एक पर्टिकुलर जॉब के डायरेक्टली वो चार्ज जो किया गया सिर्फ उस स्पेसिफिक जॉब के लिए ही किया गया, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। समझ में आया। हम लोग ने वो जो खर्चा किया है जॉब कॉस्ट, वो खर्चा जो किया है कॉस्ट का, वो सिर्फ वो स्पेसिफिक जॉब के लिए ही खर्चा किया था, ऐसा कुछ है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन, वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब के लिए, इसका आंसर डी रहेगा सेकंड का। बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ही बैच में सारी चीज़ों को बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्ज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दिखा, ये वाला आंसर ए, जहाँ पे सारे कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ज करते हैं ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट में। मेडिसिन का एक एग्जाम्पल इसका बैच कॉस्टिंग का। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। चलिए एडवर्टीजमेंट क्या है हमारे लिए, ओके, सेल वैल्यू, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होता है, सेल्स वैल्यू, तो ये हो गया एल। कैंटीन का एक्सपेंसेस जो है वो किसके ऊपर जाता है, कैंटीन एक्सपेंसेस, चलिए फटाफट बताइए। कैंटीन एक्सपेंसेस जो है, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से हमने पहले भी किया ओवरहेड्स का, तो ये एच हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताइए। ओके, चलिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ई, ओके, याद रहेगा। ये ई वाला आंसर है इसका, 6 का। गन टास्क एंड बोनस सिस्टम, गन टास्क ने, ओके, क्या दिया गन टास्क ने, चलिए फटाफट ये बताइए। पहले हेल्से वाला कर लो, हेल्से वाला कौन सा 50%, ये जे वाला हेल्से का है, ओके, जे वाला हेल्से का हो गया। ओके, आगे बात करते हैं गन टास्क और बोनस प्लान सिस्टम, गन टास्क वाला। तो चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम पीस वर्क सिस्टम, ओके, गन ने टाइम और पीस के हिसाब से देता है, तो ये जी हो जाएगा। एबीसी एनालिसिस, चलिए एबीसी एनालिसिस जो है वो क्या है, फटाफट देखते हैं। कुछ है एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट चेक करो क्या क्या बच गया वही चेक करो। यहाँ पे हम लोग करते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल, ये के रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट देखिए, कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेशन, ओके, हम लोग ने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट, गाइडेंस करना, रेगुलेट करना, ये सब किसका, कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट होता है, ये एफ का पार्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, चलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा बोलो, चलिए सेमी कॉस्ट कंटेनिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, सी वाला आंसर। एंड बचा लास्ट मटेरियल रिक्विजिशन। चलिए मटेरियल रिक्विजिशन का क्या रहेगा बोलो, एक ही बचा है, वो है बिल ऑफ मटेरियल। ओके, समझ में आया, मटेरियल रिक्विजिशन, ओके, बिल ऑफ मटेरियल आई, ये बात समझ में आ गया। तो गाइज इसी के साथ सारा चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई है। ओके, तो मैंने पूरे एमसीक्यूज करवा लिए, ऑब्जेक्टिव्स भी करवा लिए, ट्रू फॉल्स भी करवा लिए। अब खाली मैं आपको थियोरी के इंपॉर्टेंस दे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।